बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। CS 302 डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन का आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है, जिसके अंदर हम डिकोडर, एनकोडर और मल्टीप्लेक्सर के कंसेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे। एंड डिकोडर को हमने ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी किया था। यहाँ पे वही सेम एग्जांपल वो दे रहे हैं सर। तो यहाँ पे बेसिकली प्रीवियस हमने जो किया था डिकोडर वो था 2 to 4 डिकोडर, मतलब जिसमें 2 इनपुट्स थी और 4 जो है वो आउटपुट्स थी। अब आपको ये भी मैंने प्रीवियस बताया था कि डिकोडर के अंदर अगर आपके पास नंबर ऑफ n जो है वो इनपुट्स हों तो आप कैसे पता लगाते हो कि उसकी आउटपुट कितनी होगी। तो उसका फार्मूला क्या बताया था मैंने, 2 की रेज़ पावर n। तो मतलब यहाँ पे n जो है वो आपकी नंबर ऑफ इनपुट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपके 2 इनपुट्स हैं तो 2 की पावर 2 अगर लें जो आता है 4, यानी 4 आउटपुट्स होंगी। ठीक है। और इसी तरह अगर मान लो अब यहाँ पे वो कह रहा है 3 to 8, अब यहाँ पे जो 3 है ये नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, तो आप 2 की पावर 3 लोगे तो जवाब आएगा 8, यानी 8 आपकी आउटपुट्स होंगी। नेक्स्ट आपने ये भी पढ़ा था कि डिकोडर के अंदर क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल इनपुट्स होती हैं और मल्टीपल आउटपुट्स होती हैं, लेकिन उसमें आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि हम मल्टीपल इनपुट्स जब अप्लाई करते हैं डिकोडर के अंदर तो हमारी जो मल्टीपल आउटपुट्स हैं उनमें कोई एक आउटपुट जो है वो एक टाइम में क्या होती है, अनेबल होती है, मतलब वर्क करती है। बाकी जो रिमेनिंग आउटपुट्स होती हैं वो फ़िलहाल के लिए डिसेबल्ड होती हैं, मतलब वो वर्क नहीं करती जब एक इन आउटपुट जो है वर्क करे। तो मतलब जितनी भी आपके डिकोडर्स हैं उन तमाम के अंदर यही सेम रूल है कि आपके पास मल्टीपल इनपुट्स होंगी, मल्टीपल आउटपुट्स होंगी। जब आप मल्टीपल इनपुट्स अप्लाई करोगे तो आपकी मल्टीपल जो आउटपुट्स हैं उनमें से कोई एक आउटपुट ही एक टाइम में जो है वो क्या होगी, एक्टिव होगी। चलें, तो बाकी ये सारा वो टेबल में बता रहे हैं, ये चीज़ सेम वैसी जैसे आपने पीछे टू 2 इनपुट्स 4 आउटपुट वाले डिकोडर में पढ़ा, सेम वही चीज़ है। इसको करने की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं आप। बाकी खुद भी आप कर सकते हैं क्योंकि मेन कंसेप्ट तो मैंने आपको पीछे दे दिया। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे पहला स्टार्ट हो रहा है वो है जी इम्प्लीमेंटिंग स्टैंडर्ड SOP एंड POS बूलियन एक्सप्रेशन। यानी सर कह रहे हैं कि जनाब अगर आपने अपने डिकोडर को यूज़ करते हुए अपनी जो SOP फॉर्म है, मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होती है जिसको हम मिन टर्म कहते हैं, और इस तरह जो POS है मतलब जिसको हम प्रोडक्ट ऑफ सम यानी जिसको हम मैक्स टर्म कहते हैं, अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हो तो इसको भी आप अपने डिकोडर के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पे सर ने हमें के मैप जो है वो ड्रा करके दिया है। ये के मैप सर ने खुद दिया हमें हमने नहीं बनाया, ये के मैप हमें सर ने खुद प्रोवाइड किया। अब इस के मैप, ये कितने वेरिएबल का के मैप है, 3 वेरिएबल। ये देखो ये एक वेरिएबल है जो कि डिवाइडर के नीचे है और फिर 2 ऊपर वेरिएबल हैं जो कि डिवाइडर के ऊपर है। और ये के मैप कैसे ड्रा करते हैं ये तो आपको बखूबी आता है के मैप ड्रा करना। अब इसके अंदर ये जो जहाँ जहाँ जिस जिस बॉक्स में 0 लगा हुआ है इसका मतलब है ये सारी मैक्स टर्म है, और जिन सेल्स के अंदर के मैप के अंदर 1 लगा हुआ है इसका मतलब है ये सारी की सारी क्या है, मिन टर्म है। तो मतलब 1 वाली क्या होती है, मिन टर्म होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, SOP भी कहते हैं, ये SOP। और जिस जिस सेल में आपका 0 है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करती है आपकी किसकी, मैक्स टर्म को, जिसको हम मैक्स टर्म को, जिसको हम POS जो है बूलियन एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे अब दोस्तों इस के मैप को देखते हुए हमने जो है क्या करना है, अपनी मिन टर्म और मैक्स टर्म यानी SOP और POS को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है किसके अंदर, डिकोडर के अंदर। अब डिकोडर के अंदर आपको जैसे कि मैं अभी अभी बताया कि आपकी मल्टीपल इनपुट्स होंगी लेकिन आउटपुट कोई एक ही एक टाइम में जो है वो एक्टिव होगी। अब यहाँ पे दोस्तों ये तो आपको लग गया कि मिन, इसमें जहाँ जहाँ माना वो मिन टर्म है, जहाँ जहाँ 0 है मैक्स टर्म है। अब सबसे पहले अगर हमने यहाँ पे मैक्स टर्म अप्लाई करनी हो तो मैक्स टर्म की ये कैनोनिकल फॉर्म लिखी हुई है। अब कैनोनिकल फॉर्म कैसे लिखते हैं वो आप हमारे प्रीवियस जब के मैप वाले लेक्चर अगर आपने अच्छे से देखे हैं तो आपको पता है कि कैनोनिकल फॉर्म जब मैक्स टर्म की लिखी जाती है तो उसमें सबसे पहले हम पाई का सिंबल लगाते हैं उसमें जितने, उसके बाद फिर हम ये बताते हैं कि इसमें के मैप में कितने हमने वेरिएबल यूज़ किए। जैसे यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल थे ABC, तो यहाँ पे पाई के आगे हमने ABC 3 वेरिएबल लगा दिए। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर अपने वो सेल्स का नंबर बताते हैं जिस सेल्स के अंदर आपकी 0 मतलब मैक्स टर्म पुट है। अब देखो ये आपको पता है, अगर आपको के मैप बनाना आपको आता है, मुझे मैंने अच्छे से सिखाया था, तो आपको पता है ये जो सेल है ये कौन सा है, ये 0 वाला सेल है, ये 1 वाला सेल है, ये 3 वाला सेल है, ये आपका 2 वाला सेल है, ये आपका 4 वाला सेल है, ये 5 वाला, ये 7 वाला सेल है और ये 6 वाला सेल है। अब आप इजीली जो है इनको लिख सकते हो। देखो जहाँ जहाँ जिस जिस सेल में 0 है ना उसको आप मैक्स टर्म लिख लो।
तो अब देखो पहला जीरो इस सेल के अंदर है, तो ये कौन सा नंबर वाला सेल है, जीरो वाला, तो ये देखो मैंने जीरो लिख लिया। उसके बाद फिर नेक्स्ट जीरो जो है वो वन वाले सेल में है, तो देखो मैंने वन लिख लिया मैक्स टर्म में। उसके बाद फिर थ्री वाले सेल के अंदर है, तो मैंने ये देखो थ्री लिख लिया। फिर उसके बाद जीरो जो है फाइव वाले सेल में, तो देखो मैंने फाइव लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट सेवन वाले सेल में जीरो, तो देखो मैंने सेवन वाले सेल में जीरो लिख लिया। तो दिस इज माई मैक्स टर्म कैनोनिकल फॉर्म। अब इस मैक्स टर्म के अंदर आपकी ये जो वैल्यूज आई है ना, जो टर्म आपने निकाली है मैक्स टर्म की, 0 1 3 5 7, तो ये जो आपका बेसिकली सारा आपको ये जो सर्किट है ये सारे पेपर में देंगे। अगर सारे ये कहते हैं कि मतलब ये एक के मैप है, इस के मैप के अंदर जो आपको इस तरह से सारे गिवन करेंगे कि ये 0 0 और ये 1 1 लगे हुए हैं, तो आपने पहले उसकी अगर मीन टर्म और मैक्स टर्म ऐसे फाइंड कर लेनी है उसकी कैनोनिकल फॉर्म। उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये जो आपको सर्किट गिवन है ना, इस सर्किट के अंदर ये जो y0 y1 ये बेसिकली आपकी वो पिन्स हैं जहाँ पे आपको मिन टर्म और मैक्स टर्म जो है गिवन की जाएगी, मतलब पुट आप करते हो, अप्लाई करते हो। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मैक्स टर्म है, तो मैक्स टर्म की फॉर्म के अंदर हम क्या पुट करते हैं, जहाँ पे हमने मैक्स टर्म अप्लाई करनी हो वहाँ पे हम जीरो पुट करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहली कौन सी पिन है, पहली कौन सी टर्म है जहाँ पे हमने जो है मैक्स टर्म अप्लाई करनी है, वो है जी जीरो। तो यहाँ पे देखो वाई जीरो की जगह पे हमने जाके मैक्स टर्म अप्लाई करेंगे और मैक्स टर्म जहाँ पे अप्लाई करते हैं वहाँ पे जीरो लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा टर्म है, वन, तो यानी वाई वन में जाके आप क्या पुट कर दोगे, जीरो, मतलब दिस इज द मैक्स टर्म। उसके बाद थ्री है, तो थ्री मतलब वाई थ्री में जाके आप जीरो पुट करोगे, दिस इज द मैक्स टर्म। उसके बाद फाइव है, तो वाई फाइव में जाकर आप जीरो पुट करोगे, दिस इज द मैक्स टर्म। ऐसे सेवन है, तो सेवन वाली जगह पे आप जीरो पुट करोगे, दिस इज द मैक्स टर्म। अब दोस्तों ये जो आपकी मैक्स टर्म वाली आपने पिन सेलेक्ट की हैं, ये पिन आप देख सकते हो आगे कनेक्ट है आपके गेट एंड गेट के साथ। अब देखो ये जो पिन है, इस पिन के शुरू पे ये नॉट गेट लगा हुआ है, ये नॉट गेट क्या करेगा, देखो आपने वैल्यू क्या दी है, जीरो, ये जीरो कन्वर्ट हो जाएगा वन में, तो मतलब आपका ये जीरो इस नॉट गेट के थ्रू वन में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे इस वायर के थ्रू यहाँ पे वन मिल जाएगा। उसके बाद ये जीरो है, ये भी जीरो इस नॉट गेट के थ्रू वन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे वन मिल जाएगा, मतलब ये सारे के सारे जीरो जो है ना वन में कन्वर्ट हो गए हैं। अब ये जीरो जो है ये भी यहाँ पे वन मिलेगा, ये वाईफाई वाला जीरो जो है ये भी वन यहाँ पे पुट होगा, और वाई सेवन वाला जो जीरो ये भी नॉट गेट की वजह से वन में कन्वर्ट हो गया, और ये यहाँ पे वन मिल गया। अब देखो एंड गेट की अगर सारी की सारी इनपुट वन हो तो आउटपुट क्या आती है, वन आती है। और ये देखो हमने अपनी मैक्स टर्म जो है वो डिकोडर के अंदर अप्लाई की, तो देखो हमारे पास जो आंसर है वो सिंगल आंसर है, और जो हमारा गेट है वो भी क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, क्योंकि वन का मतलब है कि गेट जो है वो एक्टिव है। समझ लगी बात, यानी आउटपुट क्या है, एक्टिव है आपकी। देखो इस तरह से हमने मैक्स टर्म अप्लाई की। ऐसे अगर आपने मिन टर्म अप्लाई करनी है तो आप क्या करोगे, मिन टर्म की फॉर्म में आप जिन जिन सेल्स के अंदर वन है ना उनको सेलेक्ट करोगे। अब देखो वन कहाँ पे है, पहला पहला वन ये है, मतलब सेल नंबर 2 के अंदर है, फिर वन सेल नंबर 4 के अंदर है, कॉमा सेल 4 लगा लेंगे। उसके बाद 1 6 के अंदर है, तो मतलब कॉमा 6। अब ये कैनोनिकल फॉर्म लिखी है मैंने मिन टर्म की। मिन टर्म के लिए हम क्या लगाते हैं, वो ऐसे समेशन का सिंबल लगाते हैं हम ऐसे, ठीक है। और आगे वेरिएबल बताते हैं, जैसे यहाँ भी वेरिएबल बताए ए बी सी, तो यहाँ पे आप बताओगे ए बी और सी, और ब्रैकेट के अंदर आप इस तरह से ये अपनी मिन टर्म लिख ली। सेम एट सर ने नीचे भी ऐसे किया होगा यकीनन। ये देख सकते हैं आप, ये देखें ये सर ने मिन टर्म लिखी है, और ये मिन टर्म 2 4 6 ऐसे है, ये मैंने आपको अभी भी ऊपर बता दिया। अच्छा अब देखो मिन टर्म जब आपने अप्लाई करनी है तो मिन टर्म के अंदर क्या होता है, जब जब अपनी इस मिन टर्म की जो टर्म है 2 4 6, इसको आप यहाँ पे जब अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, वन, क्योंकि मिन टर्म अगर हो तो उसके लिए हम वन रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहाँ पे पहली मिन टर्म कौन सी है, टू, मतलब वाई टू की जगह पे हम वन लगा देंगे। उसके बाद फोर है तो फोर वाई फोर के अंदर वन लगा देंगे, फिर सिक्स है तो वाई सिक्स के अंदर वन लगा देंगे। उसके बाद ये नॉट गेट क्या करेगा, ये नॉट गेट इस वन को जीरो बना देगा, मतलब यहाँ पे आपको जीरो मिलेगा। उसके बाद वाई फोर का जो वन है ये भी नॉट गेट की वजह से जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मतलब यहाँ पे जीरो मिलेगा आपको। वाई सिक्स का वन भी जीरो में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे जीरो मिलेगा। उसके बाद देखो आगे क्या लगा हुआ है, एंड गेट। ये एंड गेट की सारी इनपुट जीरो है, मतलब आउटपुट क्या आएगी, जीरो आएगी। लेकिन वो जीरो, ये देखो एंड गेट के आगे फिर एक नॉट गेट लगा हुआ है, ये नॉट गेट इस जीरो आउटपुट को क्या बना देगा, वन बना देगा। तो देखो हमने जब मेन टर्म अप्लाई की तो उस सूरत में भी क्या हो रहा है, एक सिंगल आउटपुट है, और आउटपुट भी क्या है, वन है, मतलब जिसका मतलब हमारा गेट जो है वो एक्टिव है। तो इस तरह दोस्तों इसको इम्प्लीमेंट किया गया। ये जस्ट आपको ये छोटा सा टॉपिक था जिसमें आपको ये बताया गया कि डिकोडर के अंदर हम किस तरह से अपनी मेन टर्म और मैक्स टर्म को, यानी एसओपी और पीएस फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म को कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। चलें जी, ये भी आपको करना सिखा दिया मैंने। नेक्स्ट दोस्तों ये बेसिकली BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर है, जिसमें हमें डिकोडर को ही समझाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे बेसिकली ये क्वेश्चन इस तरह से है कि आपको ये देखें एक एक्सप्रेशन दिया गया और आपने इसका क्या सर्किट ड्रा करना है। अब ये सर्किट कैसे ड्रा करते हैं ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखिए सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इस टर्म को ऐसे करता हूँ कॉपी,
कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहाँ पे आता हूँ मैं, आपको सर्किट बनाना सिखा, एक सर्किट मैं बना के दिखाता हूँ, बाकी आप खुद बना लीजिएगा। ये क्या हो गया, चलो खैर इसको छोड़ो, हम वैसे ही लिख लेते हैं जनरली। क्या वैल्यू है जी हमारे पास वैल्यू है जी ए इक्वल टू, मतलब ये ए तो आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो ए प्लस सी, यहाँ पे लिखो ए प्लस सी, आगे क्या एक्सप्रेशन में प्लस बी डी। वैसे मैंने पीछे भी आपको समझाया हुआ सर्किट बनाना, लेकिन चलें फिर एक दफ़ा, बी डी है मेरे ख्याल से, बी डी था, यस बी डी, और बी डी का फिर नेक्स्ट बार है। तो यहाँ पे अरेजर लेते हैं और इसको अरेज करते हैं। तो पेपर के अंदर भी आप ये सर्किट कैसे बनाओगे, बड़ा इजी है, सिंपली आप ऐसे पेंट के अंदर आगे पहले वो एक्सप्रेशन अपनी पुट कर लो, डी प्लस बी और डी के ऊपर बार है अलग अलग, ठीक है। अब देखो दोस्तों, सर्किट बनाना बड़ा इजी होता है। सबसे पहले क्या करना है आपने, सबसे पहले ये देखें आपके पास नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है मेन, तो मेरे पास इनपुट मेन कितनी है, एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है, मतलब 4 इनपुट्स हैं। तो मतलब यहाँ पे मैं लूँगा एक ए, ये ए के लिए लाइन हो गई, बार होगी। उसके बाद फिर एक लूँगा मैं बी के लिए इनपुट लाइन, तो ये इनपुट लाइन होगी बी के लिए। उसके बाद फिर मैंने एक सी के लिए इनपुट लाइन ली, तो ये सी के लिए इनपुट लाइन होगी। उसके बाद एक मैंने डी के लिए इनपुट लाइन लेनी है, तो ये मैंने डी के लिए इनपुट लाइन होगी, ठीक है। अब ये देखो इतना कर लिया, चलें जी। अब नेक्स्ट देखो ज़रा गौर से। अब देखो जनाब, हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने ए बी सी और डी की तो वायर बना ली डायरेक्ट। अब यहाँ पे बी के ऊपर बार है और डी के ऊपर बार है, मतलब यहाँ पे मैं बी का एक नॉट गेट भी बनाना है, मतलब एक ऐसी बी की वायर चाहिए जिसके ऊपर नॉट गेट अप्लाई हो रहा हो। तो मतलब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ना एक लगाएंगे ऐसे कनेक्शन इसी सेम लाइन के ऊपर, और यहाँ से एक नेक्स्ट लाइन निकालेंगे जिसके ऊपर एक नॉट गेट अप्लाई कर देंगे, जिसका मतलब होगा बी बार, ठीक है। ये नॉट गेट अप्लाई कर दिया, अब ये नॉट गेट ऐसे यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ऐसे दोस्तों अब हमें डी बार भी चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लगाएंगे कनेक्शन इस सेम वायर के ऊपर, डी वाली वायर के ऊपर, और यहाँ से एक कनेक्शन लेकर इसको नॉट गेट में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब यहाँ पे लगाएंगे एक नॉट गेट और इसको ऐसे इस वायर को कनेक्ट कर देंगे। चलें जी, इतना कर लिया, वायर्स लग गई हमारी सारी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो जहाँ पे अब आपके एंड गेट यूज़ हो रहे हैं ना, पहले वो देख लो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं। तो सबसे पहले ये बी और डी एंड गेट के थ्रू अप्लाई हो रहा है, तो बी और डी कहाँ पे है, ए बी और डी का मतलब है कि बी की भी डायरेक्ट लाइन, मतलब ये वाली डायरेक्ट लाइन, नॉट वाली लाइन नहीं, ये वाली डायरेक्ट लाइन, तो मतलब ये वाली डायरेक्ट लाइन जो है इसको पकड़ेंगे और इसको किसके साथ कनेक्ट करना है, डी के साथ, मतलब डी की डायरेक्ट लाइन के साथ। तो ये डी की हमने एक डायरेक्ट लाइन ले लेते हैं, ठीक है, ओके ले लिया है। अब दोस्तों हमने क्या करना है, यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि ये देखो बी और डी आपस में क्या हो रहे हैं, अब इनके दरमियान क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मतलब प्रोडक्ट हो रही है, और प्रोडक्ट के लिए क्या लगाते हैं, एंड गेट लगाते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे लिया एक एंड गेट, अब ना एंड गेट के लिए ये सिंबल होता है, ये एंड गेट लिया। अब इस एंड गेट के साथ हमने ये डी को कनेक्ट कर दिया सबसे पहले, तो ये हमारे पास डी है, कनेक्ट हो गया इसके साथ। उसके बाद ये जो है बी है, तो ये इसके साथ एक कनेक्ट हो जाएगा, तो ये बी वाली वायर इसके साथ कनेक्ट होगी, ठीक है। तो ये बन गई जनाब हमारे पास आउटपुट बेसिकली कौन सी, बी डी वाली। अब हमने कौन सी आउटपुट बनानी है नेक्स्ट, बी बार डी बार वाली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए ये देखो, ये हमारे पास एक एंड गेट लेंगे हम, यहाँ पे लेंगे एक एंड गेट, ठीक है। अब इस एंड गेट से हमने सबसे पहले किसको कनेक्ट करना है, ये एंड गेट मैंने क्यों लिया, क्योंकि देखो बी बार और डी बार आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एंड गेट लेते हैं। अब यहाँ पे एंड गेट के साथ सबसे पहले हमने किसको कनेक्ट करना है, बी बार को। ये देखें बी बार ये है, ये वाली बी बार है जिसके ऊपर नॉट गेट लगा हुआ है, तो इसको पकड़ेंगे ऐसे, पकड़ के यहाँ पे जहाँ पे वायर होती है ना कोई ना कोई, ऐसे ऊपर से ले जाते हैं, ऐसे ऐसे कनेक्ट कर देंगे इसको। थोड़ा सा आप खूबसूरत बना लीजिएगा, मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए सिर्फ कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद ये नॉट गेट है, उसके बाद मुझे डी डी बार वाली लाइन, तो ये डी बार वाली लाइन ये वाली है, इसको ऐसे खींचेंगे ऊपर की तरफ और इसको ऐसे से मोड़ेंगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे लेके जाके ऐसे, और फिर इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास जो डी नॉट गेट एंड गेट है, इसके साथ बी बार एंड डी बार कनेक्ट होंगे, तो इसकी जो आउटपुट निकलेगी वो कौन सी होगी, बी बार और डी बार। खूबसूरत करके आप खुद बना सकते हैं। हाँ, पेपर के अंदर किया कि थोड़ी सी आपकी समझ आनी, जो कनेक्शन है वो इस तरह से होगी, समझ आ रहा हो कि कौन सा किसी से कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखो हमने इसको भी सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। अब ये क्या हो रहा है, नेक्स्ट फाइनली सारे आपस में प्लस हो रहे हैं आर गेट के थ्रू, तो यानी यहाँ पे हम लेंगे एक आर गेट, फाइनली एक आर गेट लेंगे, ठीक है। आर गेट की शेप ये होती है, ठीक है। और इस आर गेट के साथ हमें कनेक्ट करना है सबसे पहले किस आर गेट के साथ कौन कनेक्ट हो रहा है, ए कनेक्ट हो रहा है सबसे पहले। तो ये जो ए वाली वायर है ये सबसे पहले जाके कनेक्ट हो रही है इस आर गेट के साथ। उसके बाद नेक्स्ट सी कनेक्ट हो रहा है, तो सी कहाँ पे है, ये सी है। इसको यहाँ से ऐसे हम ऐसे लेके जाएंगे, फिर ऐसे लेके जाएंगे, फिर ऐसे जाके कनेक्ट कर देंगे इसको इसके साथ।
उसके बाद जनाब ये नेक्स्ट कनेक्ट हो गया बी डी वाली लाइन, तो यानी ये बी डी वाली लाइन यहाँ से ये आउटपुट आ जाए, इनपुट मिल जाएगी आर गेट को। उसके बाद नेक्स्ट बी बार डी बार वाली कनेक्ट हो रही है, तो ये बी बार डी बार है, ओहो बी बार डी बार ऊपर हो गया, ये बी डी वाली लाइन है, तो ये यहाँ पे से कनेक्ट होगी। ठीक है, होगी कनेक्ट। अभी ये फाइनल जो एक्सप्रेशन है आपका, ये बेसिकली ये पूरी की पूरी आउटपुट है आपकी, ये आपका सर्किट बन गया। अब इस सर्किट के ऊपर इसको शॉर्टकट नाम दिया, मान लो एफ का या स्मॉल ए का, जैसे यहाँ पे सर ने इसको स्मॉल ए का नाम दिया हुआ था। ठीक है, और देखो सेम वही मैंने सर्किट बना के दिखाया जैसे सर ने करके दिखाया। सर ने थोड़ा सा खूबसूरत किया, मतलब थोड़ा सा जो मैंने इतना खूबसूरती का ध्यान नहीं रखा, उसको वेल डिफाइन तरीके से ज़रा अरेंज किया हुआ है, तो बस अरेंजमेंट है, बाकी देखो सारा सेम वो वैसे ही जैसे मैंने करके दिखाया है आपको। ठीक हो गया जी, तो ऐसे सर्किट दोस्तों बनाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, बाकी ऐसे ये भी एक एक्सप्रेशन है, आप इसका सर्किट खुद बनाएंगे। ठीक है, बना हुआ सर्किट बस समझना आपने, ये एक एक्सप्रेशन है, इसका भी सर्किट सर ने बना के दिया हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास MSI 7 सेगमेंट डिकोडर। ठीक है, छोड़ दो इसको, ठीक है कोई नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट BCD टू डेसिमल डिकोडर। BCD टू डेसिमल डिकोडर के अंदर दोस्तों भी ये बेसिकली एक ऐसा डिकोडर है जिसके अंदर हम अपनी BCD जो कोड्स हैं उनके थ्रू अपने डेसिमल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास जो नंबर ऑफ इनपुट्स हैं वो 4 होती हैं। ठीक है, और 2 की पावर 4 जो आप बता 16, मतलब 16 इसमें आउटपुट होती हैं। और मल्टीपल देखें इनपुट्स हैं, मल्टीपल आउटपुट्स हैं, लेकिन एक मल्टीपल इनपुट जब अप्लाई करेंगे तो एक टाइम में सिर्फ एक ही आउटपुट जो है वो एक्टिव होगी। लेकिन इसमें एक चीज़ का ख्याल है, जैसे आपको पता है ना BCD टू डेसिमल के अंदर क्या होता है कि 0 to 9 तक जो है ये हम इम्प्लीमेंट करते हैं जो कि वैलिड नंबर्स हैं, जबकि 10 to जो 15 तक नंबर्स हैं वो इनवैलिड काउंट होते हैं अगर आप BCD टू डेसिमल कर रहे हो। क्योंकि BCD टू डेसिमल का मतलब क्या है कि आपने BCD कोड्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हो। अब डेसिमल में आपको पता है 0 to 9 ही सिर्फ जो है वो वैल्यूज़ होती हैं, इसलिए नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसलिए ये नेक्स्ट जो 10 to 15 है ये इनवैलिड है। तो बस ये बस इतना ही बस कंसेप्ट था, इसको भी बस आपने इतना जो MCQ के हवाले से बताया, तो बस इतना आपने करना है। नेक्स्ट दोस्तों अगला जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट वो है जी एनकोडर। तो एनकोडर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एनकोडर बिल्कुल डिकोडर के अपोजिट काम करता है। तो यहाँ पर देखें एन एनकोडर फंक्शनल डिवाइस कहते हैं, ये एक फंक्शनल डिवाइस है, परफॉर्म एन ऑपरेशन विच इज़ द अपोजिट ऑफ द डिकोडर फंक्शन। कहता है ये बिल्कुल अपोजिट वर्क करता है डिकोडर फंक्शन के। कैसे अपोजिट काम करता है ये देखो, डिकोडर में अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा था कि डिकोडर में मल्टीपल इनपुट्स होती हैं और मल्टीपल आउटपुट्स होती हैं, और एनकोडर के अंदर भी मल्टीपल इनपुट्स होती हैं और मल्टीपल आउटपुट्स होती हैं। अब आप सोच रहे होगे कि दोनों में सेम बात है, ऊपर भी मल्टीपल इनपुट्स मल्टीपल आउटपुट्स थी, यहाँ पे भी मल्टीपल इनपुट्स और मल्टीपल आउटपुट है, फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस दोस्तों बेसिकली ये है कि जो डिकोडर आपने ऊपर पढ़ा उसमें क्या था कि आप जब मल्टीपल इनपुट्स अप्लाई करते हो तो उस सूरत में सिर्फ ओनली वन आउटपुट जो है वो एक्टिव होती है, जबकि डिकोडर में उल्ट हिसाब है। ये जो एनकोडर है, एनकोडर में उल्ट क्या है, एनकोडर में बेसिकली ये होता है कि आप सिंगल इनपुट एक्टिव करते हो, मतलब इनपुट तो आपके पास मल्टीपल है लेकिन इन मल्टीपल इनपुट्स में से सिर्फ एक ही इनपुट आप एक्टिव करते हो, मतलब जिस आपको पता है एक्टिव का मतलब क्या है 1 और डीएक्टिव का मतलब क्या है 0। तो मतलब एनकोडर में क्या है कि आप अपनी मल्टीपल इनपुट्स में से सिर्फ एक ही इनपुट अनेबल करते हो, और उस सूरत में क्या होता है आपकी मल्टीपल जो आउटपुट्स हैं वो एक्टिव होने के चांस होते हैं। तो डिकोडर में मल्टीपल इनपुट सप्लाई की एक आउटपुट एक्टिव होती है, जबकि एनकोडर में हम एक इनपुट एक्टिव करते हैं और उसकी एक्टिव होने से हमारी एक या एक से ज़्यादा आउटपुट जो है वो एक्टिव हो सकती हैं। ठीक है, समझ आ गई ये बात, इसलिए ये इसके ऑपोजिट काम करता है एनकोडर डिकोडर के। नेक्स्ट वही बात वो आगे बता रहा है, इसके पास मल्टीपल इनपुट्स होती हैं मल्टीपल आउटपुट्स होती हैं, लेकिन आप मल्टीपल इनपुट्स में से सिर्फ एक इनपुट एक टाइम में अनेबल करते हो एक्टिव करते हो, तो उस सूरत में आपकी एनकोडर के अंदर एक या एक से ज़्यादा आउटपुट जो है वो एक्टिव हो जाती हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, ये देखें मल्टीपल इनपुट्स हैं, ये आप देख सकते हैं 8 इनपुट्स हैं और इनके अगेंस्ट जो है हमारे पास 3 जो है वो आउटपुट है। अब दोस्तों ये जो एनकोडर है, जैसे आपने डिकोडर में फार्मूला पढ़ा था कि नंबर ऑफ n इनपुट्स हों तो आपके पास 2 की पावर n जो है वो आउटपुट्स होती हैं। अब यहाँ पे जो फार्मूला वो उल्टा अप्लाई होता है, यहाँ पे 2 की रेज पावर n इनपुट्स होती हैं एनकोडर के अंदर और उसकी n जो है वो आउटपुट्स होती हैं। जैसे यहाँ पे देखो 2 की रेज पावर n, अगर मान लो आपके पास जो 2 की रेज पावर n, मान लो आपके पास n जो है वो 2 है, तो 2 की पावर 2 मतलब 4, 2 की पावर 2 मतलब 4, मतलब 4 इनपुट्स होंगी और आउटपुट कितनी होंगी 2 होंगी, क्योंकि n आपने क्या पुट किया 2, तो मतलब 2 आउटपुट्स होंगी इसमें और 4 जो है वो इनपुट्स होंगी। अब यहाँ पे 8 कैसे हुआ है, ये बेसिकली इसने ऐसे किया, देखो 2 की रेज पावर 8 अगर लें तो जवाब आता है
जो आप 2 की रेज़ पावर 8 कह रहा हूँ, 2 की रेज़ पावर 3 ले तो जो आपका आता है 8, ठीक है। अब यहाँ बेसिकली ये 3 क्या लिया हमने, नंबर ऑफ आउटपुट्स, और एन है ये बेसिकली, और एन आपको पता है एनकोडर के अंदर एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ आउटपुट्स को, और ये जो आपका आंसर है ना 2 की रेज़ पावर 3 इक्वल टू 8, ये 8 आपकी इनपुट्स हैं, ये देखो 8 इनपुट्स हैं और 3 आपकी यहाँ पे क्या है जी, आउटपुट्स हैं। समझ आ गई? तो ये फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। तो ये देखिए फार्मूला लिखा भी हुआ है, 2 की रेज़ पावर एन टू एन एनकोडर्स। ये 2 की रेज़ पावर एन जो आपके इनपुट्स हैं और ये एन आपकी आउटपुट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों आप गौर करो, अगर ये i0 के अंदर x क्यों पुट है, x का मतलब है कि हमने इसको कनेक्ट नहीं किया अपने अपने मतलब सर्किट के साथ। और अब देखो जरा बाकी जो इनपुट्स हैं, देखो i1 से लेकर i7 तक, इनमें अगर आप गौर करो तो देखो एक टाइम में सिर्फ एक ही इनपुट अनेबल होती है। यहाँ पे फर्स्ट रो में क्या हो रहा है, कोई भी इनपुट अनेबल नहीं हमने की। नेक्स्ट देखिए हमने i1 को अनेबल किया, लेकिन बाकी देखो i2, i3, i4, i5, i6 एंड i7 जो है सारी क्या हैं, डिसेबल्ड हैं, मतलब अनएक्टिव है। तो यहाँ पे यही चीज़ मैंने आपको ऊपर अभी बताई है कि एनकोडर के अंदर एक इनपुट हम एक टाइम में जो है वो अनेबल करते हैं, यानी एक्टिव करते हैं, बाकी सब कुछ जो है वो मतलब क्या कर देते हैं, डिसेबल्ड कर देते हैं। जबकि इस एक इनपुट के अनेबल होने से या एक्टिव होने से आपकी एक या एक से ज़्यादा इन आउटपुट जो है वो अनेबल हो सकती हैं, यानी एक्टिव हो सकती हैं। अब देखो इस फॉर्म में जब आपने i1 को एक्टिव किया तो उस सूरत में क्या हुआ कि जो आपकी आउटपुट 0 थी वो एक्टिव हो गई है। इसी तरह देखो जब आपने i3 को एक्टिव किया तो उस फॉर्म में देखो 2 आउटपुट एक्टिव हो गई हैं। देखो i1 भी एक्टिव हो गया और i0 भी एक्टिव हो गई है, ठीक है। यही सेम चीज़ टेबल में सब बस बताई जा रही है। उसके बाद यहाँ पे एक इस टेबल में छोटी सी मिस्टेक थी, यहाँ पे ना 0 आना था, यहाँ पे 1 लगा हुआ था, ठीक है। तो ये इसको मैंने सही कर दिया। अच्छा ये चीज़ मैं अब ये सर्किट है, ये सर्किट अब आपको प्रूफ करेगा कि वाकई ये एक एनकोडर सर्किट है दोस्तों। 8 to 3, 8 बेसिकली आपकी इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 आपकी आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे हमने ये प्रूफ ये करना है कि अगर हम अपनी कोई एक इनपुट एक्टिव करें तो उस सूरत में हमारी एक या एक से ज़्यादा आउटपुट जो है वो एक्टिव होनी चाहिए। तो ये प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी एक लाइन को पकड़ लेते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे जैसे इसको कर लेता हूँ, ये i3 को। अब i3 मैंने एक्टिव कर दिया, बाकी सबको डीएक्टिवेट कर देना, बाकी तमाम इनपुट्स को। अब देखो यहाँ पे i3 जो है ये है, i3 को मतलब 1 कर दिया, बाकी सबको 0 0। अब i0 को कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि i0 जो है x है, मतलब उसके ऊपर मतलब उसको कनेक्ट नहीं किया गया सर्किट के साथ, लिहाजा इसको आप चाहे 1 पुट करो चाहे 0 इसकी जगह पुट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इसकी वजह से। अच्छा i1 जो है 0, क्योंकि हमने एक टाइम में एक इनपुट को 1 करना है, तो i3 को मैंने 1 कर दिया, बाकी सबको मैं क्या कर दूंगा 0 कर दूंगा। तो इसको भी 0 कर दिया, i4 को भी 0 कर दिया, i5 को भी 0 कर दिया, i6 को भी 0 कर दिया एंड i7 को भी मैंने 0 कर दिया। अब 1 बाय 1 इनकी जो वैल्यूज हैं वो इनके सर्किट की जगह पे पुट करें। देखो ये जो i1 है इसकी ये जो 0 इनपुट है, ये ऐसे इस वायर के थ्रू यहाँ पे जाएगी और यहाँ पे आके पुट होगा 0। i2 किस के साथ कनेक्ट है, देखो i2 का 0 जो है यहाँ से होते हुए जाएगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे आ गया 0। उसके बाद i3 कहाँ किस के साथ कनेक्ट है, देखो i3 सबसे पहले यहाँ से होते हुए ऊपर जाएगी और यहाँ पे i3 की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसके बाद i3 किसके साथ कनेक्ट है, इसके साथ, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट i4 पे चलते हैं, तो i4 अब किस के साथ कनेक्ट है, आपने बेसिकली ये देखना था ये किस के साथ कनेक्ट है। अब देखो i4 जो है सिर्फ कनेक्ट है, ये देखो ये यहाँ से होते हुए सिर्फ O2 मतलब आउटपुट 2 के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पे 0 मिल जाएगा। अब i5 जो है कनेक्ट है, ऊपर भी कनेक्ट है, यहाँ से यहाँ पे भी 0 मिलेगा। और उसके बाद i5 जो है यहाँ पे भी कनेक्ट है, मतलब यहाँ पे भी 0 मिलेगा। i6 जो है यहाँ पे कनेक्ट है इसके साथ भी, और उसके बाद i6 जो है वो यहाँ पे भी कनेक्ट है। ऐसे i7 है, i7 जो है यहाँ पे भी कनेक्ट है, यहाँ पे भी 0 मिलेगा। i7 ये ऊपर भी कनेक्ट है, यहाँ पे भी 0 मिलेगा, और i7 यहाँ पे भी कनेक्ट है, यहाँ पे भी 0 मिलेगा। अब जरा दोस्तों आप गौर करिए कौन सा गेट लगा हुआ है, ये आर गेट है, और आपको पता है आर गेट की एक भी इनपुट 1 होती है तो आउटपुट 1 होती है। अब देखो इस आर गेट की ये देखो ये सेकंड वाली इनपुट जो है 1 है, मतलब आउटपुट 1 हो जाएगी। इस आर गेट की भी देखो एक इनपुट 1 है तो मतलब आउटपुट 1 आ गई। इस आर गेट की सारी इनपुट 0 तो मतलब आउटपुट 0 होगी। तो देखो हमने सिर्फ एक इनपुट एक्टिव किया है और उसके अकॉर्डिंग जो है हमारी दो आउटपुट 0 एंड आउटपुट 1 जो है वो क्या हो गई हैं, एक्टिव हो गई। दिस इज अ एनकोडर, मल्टीपल इनपुट्स मल्टीपल आउटपुट्स बट वन इनपुट अप्लाई एक्टिव देन वन और मोर आउटपुट एक्टिव और डीएक्टिव, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारा ये वर्क करता है कि एक टाइम में आपने एक ही इनपुट एक्टिव करनी होती है एनकोडर के अंदर, तो उस सूरत में आपकी एक या एक से ज़्यादा आउटपुट जो है वो एक्टिव हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट दोस्तों प्रायोरिटी एनकोडर्स है। ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसको छोड़ने करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि करवा मैं इसको भी सकता हूँ, बड़ा इजी टॉपिक है, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ लेंथ ही बहुत है, तो छोड़ दो ये पेपर की, आपके पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
तो आप समझ लो इसको छोड़ दो, ये सारा छोड़ दो, अब ये नेक्स्ट कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आप ये सारा छोड़ दो। नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये वाला है, मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर दोस्तों बड़ा मजे का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। तो कहता है मल्टीप्लेक्सर इज अ डिजिटल स्विच, कहता है ये एक डिजिटल स्विच है। ये मल्टीप्लेक्सर में आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, मल्टीप्लेक्सर के अंदर आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी इसकी डेफिनेशन भी आ सकती है, और मल्टीप्लेक्सर में सर आपसे इसके एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं, लिहाजा इसको अच्छे से कीजिएगा। मल्टीप्लेक्सर इज अ डिजिटल स्विच, सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात कि ये एक डिजिटल स्विच है जो स्विचिंग करता है। डैट हैज सीवरल इनपुट्स, मतलब ये एक डिजिटल स्विच है जो मल्टीपल इनपुट्स के दरमियान स्विचिंग करता है। ठीक है, अब स्विचिंग का क्या मतलब है वो आगे चल के इंशाल्लाह वो पता चलेगा। एंड अ सिंगल आउटपुट, और इसकी सिर्फ एक ही आउटपुट होती है। ऊपर जो आपने डिकोडर और एनकोडर पढ़े हैं उसमें क्या था, मल्टीपल इनपुट्स थी, मल्टीपल आउटपुट्स थी, लेकिन ये जो मल्टीप्लेक्सर है इसमें आपकी मल्टीपल इनपुट्स होती हैं। सीवरल, सीवरल का मतलब है मल्टीपल, मैनी इनपुट्स होती हैं, लेकिन जो आउटपुट है वो एक टाइम में सिर्फ एक ही होती है, या एक ही आउटपुट होती है आगे। द मल्टीप्लेक्सर आल्सो हैज सेलेक्ट इनपुट्स that allow any one of the multiple inputs can be selected to be connected to the output। कहता है ये जो मल्टीप्लेक्सर होता है ना, ये अपनी तमाम की तमाम सीवरल इनपुट्स में से किसी एक इनपुट को सिलेक्ट करता है, चूज करता है, और फिर जो इसने इनपुट चूज की होती है ना उसको आउटपुट के साथ कनेक्ट करवा देता है। मतलब वो जो सिंगल आउटपुट है ना उसके साथ जो इसने इनपुट मल्टीपल इनपुट्स में से चूज की होती है ना उसको कनेक्ट कर देता है आप आउटपुट लाइन के साथ। ठीक है, आगे इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है। मल्टीप्लेक्सर आर आल्सो नोन एज डाटा सेलेक्टर, कहता है इसको हम डाटा सेलेक्टर भी कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपका। ठीक है जी, अब दोस्तों बात करते हैं ये मल्टीप्लेक्सर की। अगर आपको मैंने जैसे बताया अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई तो देखना मैं छोटी सी एग्जाम्पल समझता हूँ, बड़ी जल्दी आपको समझ आ जाएगी। और मल्टीप्लेक्सर रियल लाइफ में कहाँ भी यूज होता है, आपकी नेटवर्किंग के अंदर। देखें आप जैज का आपने, मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको। देखो जैज एक नेटवर्क है, ठीक है, जो आपको डिफरेंट आप नेटवर्किंग की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है, टेलीकम्युनिकेशन की। ठीक है, अब देखो फर्ज करते हैं जैज के 3 यूजर्स हैं, यूजर 1, यूजर 2 एंड यूजर 3। ये तीनों यूजर जैज की सिम यूज कर रहे हैं। अब देखो जरा गौर करो, मान लो यूजर नंबर 1 ने भी अपनी कॉल मिलाई हुई है किसी को, यूजर नंबर 2 ने भी अपनी कॉल मिलाई हुई है, और यूजर नंबर 3 ने भी अपनी कॉल मिलाई हुई है। लेकिन जो आगे ट्रांसमिशन मीडियम है, मतलब जिसके थ्रू आपकी कॉल आगे सेंडर तक सॉरी रिसीवर तक जानी है या डेस्टिनेशन में पहुंचनी है दोस्तों, वो आपकी ट्रांसमिशन लाइन सिर्फ सिंगल है, मतलब एक है। जैसे यहाँ बात हुई सिंगल आउटपुट, यहाँ पे सिंगल आउटपुट का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन मीडियम जिसके थ्रू आपकी डाटा ट्रांसफर होना है। अब देखो मीडियम सिर्फ एक ही है, यानी आउटपुट लाइन सिर्फ एक ही है, सिंगल है, लेकिन हमारे पास यूजर कितने हैं, 3 है, जो एक ही सेम टाइम पे एक्टिव है। तो अब हम क्या करेंगे, क्या हम इन तीनों को डाटा एक ही साथ इकट्ठे इस लाइन के ऊपर ट्रांसफर करेंगे? नहीं दोस्तों, इस वे में फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लेक्सर का इस्तेमाल करेंगे। मल्टीप्लेक्सर क्या करेगा, मल्टीप्लेक्सर बेसिकली इन तीनों एक्टिव यूजर्स में से किसी एक को एक टाइम में सिलेक्ट करेगा। ठीक है, तो मान लें यूजर नंबर 1 को सिलेक्ट कर दिया मल्टीप्लेक्सर ने, तो अब क्या होगा, यूजर नंबर 1 की जो कॉल है वो आउटपुट लाइन के थ्रू, ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू जो है वो उसका डाटा ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। जबकि जो बाकी यूजर 2 और यूजर 3 इस वक्त कॉल के ऊपर एक्टिव हैं उनको फिलहाल के लिए डिले करवा दिया जाएगा, मतलब उनको उनके डाटा को स्टॉप करवा दिया जाएगा, डिले करवा दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा जब यूजर 1 का डाटा ट्रांसमिट हो रहा होगा। थोड़ी देर बाद, मतलब कुछ नैनो सेकंड के बाद फौरन से जो है सेलेक्टर क्या करेगा, मल्टीप्लेक्सर खुद ब खुद जो है यूजर 1 की लाइन को कट करेगा और यूजर 2 को सिलेक्ट करके आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देगा। ऐसे ही दोस्तों कुछ सेकंड के बाद क्या होगा कि यूजर 2 की लाइन को कट कर दिया जाएगा और जैज का नेटवर्क क्या करेगा, उसका जो मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है वो क्या करेगा, एज ए स्विच जो है क्या करेगा, ऑटोमेटिकली यूजर 3 की लाइन को जो है कनेक्ट कर देगा आपकी ट्रांसमिशन मीडियम के साथ। और ये काम कंटिन्यूसली चलता रहता है। ठीक है, तो उम्मीद है अब आपको समझ आइए कि दुनिया के अंदर ये जो जैज, टेलीनार, यूफोन जब आप कॉल करते हो तो ये ना समझो कि मतलब आप, मतलब अगर 10 बंदे एक टाइम में कॉल कर रहे हैं तो सबकी एक टाइम पे डाटा ट्रांसफर होता है, ऐसा नहीं होता है। बल्कि क्या होता है कि हर थोड़ी देर बाद हर यूज़र को टाइम मिलता है। यूज़र 1 को टाइम मिला तो बाकी सारे यूज़र वेटिंग डिले में लग जाएंगे। तो यही वजह दोस्तों, आप जब कुछ बोलते हो तो आपने अक्सर कभी नोट किया हो तो आपको थोड़ी देर बाद रिस्पॉन्स आता है अगले बंदे की तरफ से। तो मतलब उसमें क्या होता है कि आप बेसिकली आपकी स्विचिंग हो रही होती है, और आपको पता है आप जब किसी बंदे को कॉल करते हो तो उसके दौरान कई हज़ार दफ़ा आपकी कॉल जो है ड्रॉप होती है, मतलब स्विच होती है बार बार, क्योंकि आउटपुट लाइन सिर्फ एक ही है।
उसी एक आउटपुट लाइन के ऊपर जितने मान लो 1 लाख अगर लोग इस वक्त एक्टिव हैं जो कि जैज़ को यूज़ कर रहे हैं, जो कि कॉल मिला के बैठे हुए हैं, तो उन 1 लाख यूज़र को हमने इतनी फास्टली स्विचिंग करवानी है उनके दरमियान कि मतलब हर किसी को बारी मिले, हर यूज़र को बारी मिले और इतनी तेज़ स्विचिंग हो कि बारी इतनी जल्दी आ जाए कि आपको पता नहीं चले। ठीक है, तो ये काम किसका होता है? मल्टीप्लेक्सर का होता है कि मल्टीप्लेक्सर आपके तमाम के तमाम एक्टिव यूज़र्स जो होते हैं, जो कॉल मिलाए हुए हैं या जो डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपना, उनको इतनी जल्दी स्विच करवाता है कि आपको ये समझ नहीं आती है कि मतलब आपकी आपकी दरमियान में कितनी दफ़ा स्विचिंग हुई है कॉल। ठीक है, तो ये बेसिकली मल्टीप्लेक्सर का मतलब था। उम्मीद है आपको ये इस एग्जांपल के थ्रू बड़ी अच्छे से समझ आ गई होगी कि मल्टीप्लेक्सर काम कैसे करता है कि मल्टीपल देखिए यूजर्स हैं, मतलब मल्टीपल इनपुट्स हैं, लेकिन उन तमाम मल्टीपल इनपुट्स में से एक टाइम में सिर्फ किसी एक को हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके उसको अपनी आउटपुट लाइन के साथ मतलब ट्रांसमिशन मीडियम के साथ जो है कनेक्ट कर देंगे। जब थोड़ी देर गुजरेगी फिर उसको डिस्कनेक्ट करेंगे, फिर किसी और को सेलेक्ट करेंगे और ये काम ऐसे ऑटोमेटिकली जो है मल्टीप्लेक्सर करता रहता है सारा दिन 24 आवर्स। अब यही चीज़ यहाँ पे सर ने एक सर्किट के थ्रू समझाई हुई है कि मल्टीप्लेक्सर काम कैसे करता है। अब यहाँ पे दोस्तों ये जो I0, I1, I2 एंड I3 है, ये बेसिकली आपकी क्या है? डाटा है, मतलब समझ लो यूज़र्स हैं। ये यूज़र 1 है, यूज़र 2 है, यूज़र 3 है एंड यूज़र 4 है। ये 4 क्या हैं? आपके यूज़र्स हैं जो कि अपना डाटा जो है ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने इस मल्टीप्लेक्सर के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू। और ये जो S1 एंड S2 है, ये क्या है? ये बेसिकली आपकी स्विच है जो बेसिकली ये सेलेक्ट करेंगे कि इस टाइम हमने किस यूज़र को मतलब किस इनपुट को सिलेक्ट करना है, क्योंकि किसी एक इनपुट को सिलेक्ट करना। तो इन तमाम के तमाम इनपुट्स में से किस इनपुट को सिलेक्ट करना है, ये आपके कौन डिसाइड करते हैं? ये स्विच डिसाइड करते हैं, जो कि S0 एंड S1 जो है आपके स्विचेज हैं। अब यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल से मैं समझाता हूँ, देखना कैसे ये आपकी जो है ना सेलेक्ट करेंगे किसी एक इनपुट को। देखें ज़रा, अब देखो S0 एंड S1 की 2 स्विच है ना, इनके ऊपर आप एक बिट अप्लाई करोगे, कोई भी एक वैल्यू अप्लाई कर दो, मान लो 0001, कोई भी एक वैल्यू अप्लाई कर दो। मान लो मैंने 0 S1 की वैल्यू भी 0 सेट कर दी और S2 की वैल्यू भी 0 सेट कर दी। अब देखते हैं कि ये कैसे वर्क करेगा। देखो S1 की जो वैल्यू है, जब वो 0 सेट की तो यहाँ पे 2 वायर्स जा रही हैं। एक S1 की जो वायर है, एक ये डायरेक्ट वायर है जो कि 0 यहाँ से भेजेगी और ये 0 कहाँ मिलेगा? ये देखो, ये 0 जो है ये सबसे पहले इस वायर के थ्रू जाएगा यहाँ पे, इस कनेक्शन के साथ यहाँ पे 0 मिलेगा। उसके बाद ये 0 ऊपर जाएगा यहाँ पे भी 0 मिलेगा। उसके बाद बस और कहीं नहीं 0। उसके बाद ये 0 जो है एक और वायर है, ये देखो ये नॉट गेट वाली वायर जिसमें नॉट गेट लगा हुआ है। मतलब हर स्विच के अंदर 2 वायर्स होती हैं, एक इन्वर्टर नॉट गेट वाली वायर और एक डायरेक्ट वायर। ये डायरेक्ट वायर के थ्रू तो हमने डाटा भेज दिया, मतलब अपनी जो इनपुट थी वो भेज दिया। अब जो हमारे पास दूसरी नॉट गेट वाली है उसके थ्रू हम अपनी ये जो बिट है ये भेजेंगे। अब ये जो 0 है ये सिग्नल, इसको आप सिग्नल भी कह सकते हो 0 को। ये 0 इस नॉट गेट के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगा 1 में। अब ये 1 जो है कहाँ मिल रहा है? जाके ऊपर, ये देखो यहाँ पे 1 मिल रहा है, उसके बाद ये ऊपर यहाँ पे भी 1 मिल रहा है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। यहाँ पे भी 0 है, ये 0 बेसिकली यहाँ पे इस डायरेक्ट वायर के थ्रू यहाँ पे भी 0 मिलेगा और उसके बाद यहाँ पे भी 0 मिलेगा। अब उसके बाद ये जो 0 है इस नॉट गेट के थ्रू 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये 1 में कन्वर्ट हो जाएगा तो ये 1 ऊपर जाएगा किसके पास? यहाँ पे, मतलब यहाँ पे 1 मिलेगा और यहाँ पे ऊपर जो है यहाँ पे भी 1 मिलेगा। समझ आ गई बात की? अब दोस्तों आप गौर करना जरा, एक चीज़ गौर करो जरा गौर से। ये देखो ये सारे क्या है? एंड गेट है और आपको पता है एंड गेट की एक भी इनपुट 0 हो जाती है, आउटपुट 0 आती है। देखो इस एंड गेट की इनपुट क्या आई है, आउटपुट क्या आएगी? देखो 1 मल्टीप्लाई 0, जवाब आएगा 0, मतलब यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, इसकी आउटपुट क्या आएगी? इसकी भी 0, क्योंकि एक इनपुट 0 है, इसकी भी 0। ठीक है, जबकि इसकी देखो दोनों इनपुट क्या है? 1 है, 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी 1। ठीक है, बाकी ये जो तीसरी वायर है ना, ये तो डाटा वायर है ना जिसके थ्रू डाटा आना है। ठीक है, अब देखो जनाब मुझे बताएं इन चारों गेट्स में से कौन सा गेट एक्टिव हुआ है? ये वाला पहला गेट एक्टिव हो गया। तो पहले गेट के साथ कौन कौन सा यूजर कनेक्ट है? यूजर 0, मतलब I0 कनेक्ट था। तो मतलब अगर आप S0 एंड S1 जो स्विच हैं उसके ऊपर 0 वैल्यू सेट करो तो आपका जो यूजर नंबर 0 है वो जो है एक्टिव हो जाएगा, मतलब उसको हम कनेक्ट कर देंगे किसके साथ? अपनी इस आउटपुट वायर के साथ। अब देखो यहाँ पे आर गेट है, ये आर गेट क्या करेगा? 1, इन सबको प्लस करेगा तो जहाँ पे जवाब आ जाएगा 1। मतलब ये आउटपुट देखिए एक्टिव हो गया, आउटपुट सिंगल आउटपुट आपकी एक्टिव हो गया। लेकिन डाटा किसका आ रहा है? डाटा जिसका एंड गेट एक्टिव था, तो एंड गेट आपका I0 का एक्टिव हुआ है, लिहाजा I0 का डाटा जो है इस एंड गेट के थ्रू इस आउटपुट के ऊपर जो है ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ही अगर दोस्तों मान लो अगर आप यहाँ पे S0 और S1 की वैल्यू चेंज कर दो। अगर दोस्तों आप S1 की वैल्यू जो है वो 0 और S0 की वैल्यू 1 सेट करोगे
तो फिर आपका गेट मतलब ये जो यूज़र नंबर है ना I1 ये एक्टिव हो जाएगा, बाकी सारे डिस्कार्ड हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे S1 की वैल्यू 1 और S0 की वैल्यू 0 पुट कर दो तो फिर आपका ये यूज़र नंबर 3 जो एक्टिव हो जाएगा, मतलब I2 जो है। अगर आप दोनों को 1-1 कर दोगे तो फिर आपका ये जो यूज़र नंबर 4 है मतलब I3 ये एक्टिव हो जाएगा। इसका डाटा फिर ट्रांसमिट होगा। तो मतलब देखो एक टाइम में ये स्विच जो है एक टाइम में किसी एक को जो एक्टिव करवा रहे हैं, बाकी सबको ऑटोमेटिक डिसेबल कर देते हैं। और यही चीज़ यहाँ पे सामने लिखी हुई है। ये देखो 2 सेलेक्ट इनपुट्स थी, इनको कहते हैं सेलेक्ट इनपुट्स S0 S1 जिसको हम स्विच इनपुट कह रहे थे। सेलेक्ट इनपुट देखो अगर S0 एंड S1 की दोनों की वैल्यू 0-0 होगी तो आपकी बेसिकली I0 मतलब जो यूज़र नंबर 1 था वो एक्टिव हो जाएगा। I0 मतलब आउटपुट एक्टिव हो जाएगी। अगर S1 की वैल्यू 0 S0 की वैल्यू 1 तो फिर I1 एक्टिव हो जाएगा। अगर फर्स्ट 1 एंड सेकंड 0 हो तो फिर आपका I2 एक्टिव हो जाएगा। फिर अगर दोनों 1-1 हो तो फिर आपका I3 जो है वो एक्टिव हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लेक्सर का काम था। उम्मीद आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट दोस्तों सेम वही चीज़ डुअल 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर। अब ये डुअल 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर बेसिकली क्या है, जिसमें बेसिकली आपने 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर को ना कंबाइन किया हुआ है, मतलब 2-4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर। मतलब ये देखो ये आपका फर्स्ट 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर है और ये आपका सेकंड 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर है। तो मतलब आपने दो 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर आपस में जोड़कर क्या बना लिया, 8 डुअल 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर बना लिया। डुअल का मतलब है दो, मतलब दो 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर बना लिए हैं। अब इसमें भी सेम वही काम होगा। इसमें देखो ये ए जो है आपकी फर्स्ट स्विच है मतलब सेलेक्ट इनपुट है, और बी आपकी सेकंड सेलेक्ट इनपुट है। आई जी यहाँ पे बेसिकली आपकी वो गेट इनपुट है, जो कि ये बताती है कि इसमें यहाँ पे इन दोनों में से अच्छा ये जो है ना आपकी ए और बी ये सिलेक्ट इनपुट क्या करेंगी, ये बेसिकली ये सिलेक्ट करेंगी कि आपके यूजर्स कौन सा सेलेक्ट होगा। मतलब इस पहले आपके मल्टीप्लेक्सर और दूसरे मल्टीप्लेक्सर। और एक और चीज़ दोस्तों याद रखिएगा, ये जो डुअल 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर है ना, इसमें मान लो अगर आपके फर्स्ट मल्टीप्लेक्सर 4 इनपुट मल्टीप्लेक्सर में अगर मान लो ये वाला यूज़र एक्टिव हुआ ना, तो सेम यही यूज़र आपके सेकंड मल्टीप्लेक्सर में भी एक्टिव होगा। अगर उसका पहले के अंदर अगर दूसरा एक्टिव हुआ तो इसके भी दूसरा एक्टिव होगा। तो मतलब ये चीज़ है। और एक चीज़ यहाँ पे जैसे मैंने आपको अभी बताई थी कि ये जो सेलेक्ट बॉक्स लगे हुए हैं सेलेक्ट इनपुट्स हैं ए और बी, ये डिसाइड करेंगी कि आपके इन दोनों मल्टीप्लेक्सर में से कौन से इनपुट को जो है वो एक्टिव करना है। ठीक है, समझ आएगी बात की। उसके बाद ये जो आपका आई जी और 2G है ना, ये बेसिकली आपकी गेट इनपुट्स हैं। ठीक है, जो ये बताएंगी कि आपका मल्टीप्लेक्सर नंबर 1 एक्टिव करना है कि मल्टीप्लेक्सर नंबर 2 एक्टिव करना है। ठीक हो गया, तो ये इस तरह से जो है वो वर्क करेंगी। चलिए जी नेक्स्ट आपका लेक्चर खत्म हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ आई होगी, बड़ी डिटेल से समझा दी आपको। तो थैंक यू सो मच। टिल देन गाइस टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।